सरकार कटिबद्ध है कि राज्य में पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन हो और विधि व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ रहे, कानून का शासन स्थापित हो, लोगों को भयमुक्त समाज मिले। इसके लिए आप लोगों के साथ हम लोगों ने ये नोट भी शेयर किया है। अपराध नियंत्रण में वर्ष 2024 में अभी तक 3 लाख अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 92 नियमित हथियार, 4,861 अवैध हथियार, 165 देशी बम, 22,000 कारतूस और 83 अवैध लघु बंदूक कारखाना का उद्भेदन किया गया है। इन गतिविधियों के चलते, इस त्वरित कार्रवाई के चलते पिछले वर्ष की तुलना में डकैती के मामलों में 15.36%, चोरी में 5.93% और दंगा में 15.82% की गिरावट दर्ज की गई। सांप्रदायिक घटनाओं के मामले में सरकार बहुत तत्पर है और ऐसे 1025 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। माननीय न्यायालय द्वारा जिन भी मामलों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है, उनमें से 14,956 मामलों में से 14,078 मामलों में प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। अन्य में भी जांच कर कार्रवाई की जा रही है। बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन अधिनियम अधिसूचित किया गया है। इसकी नियमावली भी बनने की प्रक्रिया में है, जो जल्द ही बना ली जाएगी। और बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 अधिसूचित किया गया है, जिसमें कई ऐसे बिंदु सम्मिलित किए गए हैं जो कि पहले नहीं थे। नक्सल रोधी अभियान में राज्य सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और इसके चलते नक्सल गतिविधियां काफी सीमित हो गई हैं। वर्तमान में यह बिहार झारखंड सीमा से लगे पहाड़ी जंगली क्षेत्रों तक ही सीमित है। इस वर्ष 120 नक्सली अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। 24 हथियार, 246 कारतूस, बारूदी सुरंगें इत्यादि बरामद किए गए हैं। एसटीएफ ने 5 अपराधियों को एनकाउंटर में मारा है, जिसमें 4 इनामी अपराधी थे। एसटीएफ द्वारा 787 उग्रवादियों और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 171 इनामी अपराधी थे। इसके अलावा सरकार कटिबद्ध है कि पुलिस प्रशासन के लिए आधारभूत संरचनाएं अच्छी रहें। इसके लिए भी काफी बड़ी संख्या में योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। विशेष आसूचना शाखा उग्रवाद प्रभावित जिलों के जिला पुलिस बल के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 37 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। आर्थिक अपराध और साइबर अपराध नियंत्रण में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब राज्य में सभी पुलिस जिला, रेल जिला सहित में कुल 44 साइबर थाना स्थापित किए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी के नियंत्रण में यह क्रियाशील हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। अक्टूबर 24 तक 5,187 कांड प्रतिवेदित हुए हैं। 571 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। हमारा कॉल सेंटर आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत अवस्थित है और इसका कॉल का उत्तर देने में बिहार राज्य पिछले कई महीनों से देश में पहले स्थान पर है। साइबर फ्रॉड से संबंधित राशि को पहले हम कंसर्न बैंक ऑफिशियल से संपर्क करके तुरंत होल्ड कराते हैं। इसमें भी बिहार जो है देश में 5वें नंबर पर है। आर्थिक अपराध थाना द्वारा दर्ज कांडों में आय से अधिक संपत्ति की जब्ती के लिए 26 मामलों में घोषणा पत्र एवं आदेश निर्गत किया गया है। पीएमएलए के तहत भी 339 करोड़ की परिसंपत्तियों को अधिहरित करने के लिए 204 प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय को ईडी को प्रेषित किया गया है। इसमें से 51 करोड़ 91 लाख की अपराध जनित राशि को, संपत्ति को जब्त भी किया गया है। 2024 में अक्टूबर तक 13,000 किलोग्राम गांजा, 303 किलोग्राम चरस, 19 किलोग्राम हेरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर, 10 किलोग्राम अफीम,
5,000 किलोग्राम डोडा, 63,000 पीस इंजेक्शन और 1,08,000 बोतल कोडीन बेस्ड सिरप और 50,000 से ज्यादा टैबलेट बरामद किए गए। इस संदर्भ में 1534 अभियुक्तों को गिरफ्तार में से 1333 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 932 कांड दर्ज किए गए। ये बहुत आवश्यक है कि जो अफीम की खेती होती है अवैध रूप से, उस पर कार्रवाई की जाए। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 23-24 में 2,525 एकड़ में लगे अवैध अफीम के फसल को नष्ट किया गया है। इस वर्ष भी लगातार इस दिशा में कार्रवाई चल रही है और इसमें वन विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। भर्ती प्रवेश परीक्षा संबंधी अपराधों में बिहार ने काफी ज्यादा प्रगति की है। आपको याद होगा कि नीट के मामलों में भी बिहार ने काफी लीड ली थी और यहां से ही फिर इन मामलों को सीबीआई को हस्तांतरित किया गया है। इसके बारे में भी हमने आपको विवरण आज यहाँ दिया। आप अवगत हैं कि 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू हो गए हैं। उनको लागू करने में बिहार ने बहुत ही तत्परता से काम किया है। माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में 2 बार वर्कशॉप आयोजित किया गया है। सभी न्यायाधीश, सभी पुलिस पदाधिकारी उसने उसमें भाग लिया है। इसके अलावा 25,000 पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया है पुलिस मुख्यालय ने नए कानूनों के तहत। 1,040 अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि नए कानून लागू होने के बाद उसके तहत पहली सजा पूरे देश में वो बिहार में ही हुई है। आप सब ऑलरेडी अवगत हैं इसके बारे में कि जो सारण में रसूलपुर थाना क्षेत्र में हत्या की घटना हुई थी, उसमें मात्र 50 दिनों के अंदर अंदर सजा दिलाई गई थी, आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इसको लेकर पूरे देश में बिहार पुलिस के कार्य को सराहना की गई है। इसके अलावा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, चूंकि नए कानूनों के आने के बाद एफएसएल की महत्ता काफी बढ़ गई है, तो उसके लिए काफी उसको सुदृढ़ करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 5 पिलर हैं। सीसीटीएनएस जो पुलिस से संबंधित है, ई फॉरेंसिक जो एफएसएल से संबंधित है, ई कोर्ट्स जो न्यायालयों से संबंधित है, ई प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, और ई प्रिजन जो कारा से संबंधित है। यह लगातार फंक्शनल है और अब फेज 2 में इनके आपस में कैसे डेटा इनके बीच ट्रांसफर हो, ताकि इन पिलर में से कहीं पर भी अगर कोई डेटा आता है तो वो सभी जगह उपलब्ध रहे, इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग ने एनआईसी के सहयोग से एक भूमि विवादों के निष्पादन के लिए भू समाधान पोर्टल बनाया है और इसमें अंचल और थाना स्तर पर भूमि विवाद के निष्पादन के लिए बैठकें होती हैं। हर शनिवार को थाना स्तर पर बैठक की जाती है जिसमें अंचल पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी भी भाग लेते हैं। इसी प्रकार अनुमंडल स्तर पर भी बैठक होती है और जिले स्तर से भी इसकी समीक्षा की जाती है। इसके लिए गृह विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक संयुक्त पत्र भी सभी जिलों को दिया गया है। भू समाधान पोर्टल पर 65,804 आवेदन आए हैं, जिसमें से 63,000 की पूर्ण प्रविष्टि की गई है और 51,789 मामलों का अंतिम निष्पादन कर दिया गया है। 5,750 मामलों का प्रारंभिक निष्पादन किया गया। एक फिगर जो एनसीआरबी की डेटा से निकलकर आया है कि 2021 में बिहार राज्य में हत्या के मामलों में भूमि विवाद का प्रतिशत लगभग 60% था। आज की तारीख में वो घट करके 46% के आसपास रह गया है। तो मैं ये समझता हूं कि जो भू समाधान को लेकर बिहार राज्य ने, गृह विभाग ने, पुलिस प्रशासन ने प्रयास प्रारंभ किया है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रयास प्रारंभ किया है, उसका यह नतीजा है। शराबबंदी लागू होने के बाद से अभी तक 4,89,000 केसेस दर्ज किए गए हैं। 1 लाख से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है।
7,70,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 95 लाख लीटर देशी शराब और 1,62,00,000 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। इसमें हमारा प्रयास यह भी लगातार है कि जितने संगठित गिरोह इसमें काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, और वो चाहे बिहार के अंदर हों या बिहार के बाहर हों, उनको ढूंढकर उन पर कार्रवाई की जाए। और इस दिशा में हमारा पुलिस महकमा लगातार कार्यरत है। ERSS से आप सभी अवगत हैं। 112 के तहत हमारे पास वाहन उपलब्ध कराए गए हैं और एक कॉल सेंटर है जहां पे 90 वेल ट्रेन्ड महिला कांस्टेबल लगातार उन फोन पर उपलब्ध हैं तीनों शिफ्ट में, और वो फोन रिसीव करती हैं। एक दिन में अमूमन 70,000 के आसपास औसतन कॉल आते हैं जिसका जवाब दिया जाता है। लगभग 5,500 मामलों में हमें तुरंत एक्ट करने की जरूरत पड़ती है, और इतने मामलों में इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल ERV जो डायल 112 की गाड़ियां हैं वो पहुंच रही हैं। औसत समय हमारा अब घट करके 15 मिनट रह गया। इस वर्ष पुलिस प्रशासन इस दिशा में काम कर रहा है कि इस समय को हम और भी घटा के 10 मिनट तक भी लेकर आएं। राज्य की महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा का भी प्रारंभ किया गया है, जिसे 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभ किया गया था और 15 सितंबर से उसे पूरे राज्य में विस्तारित किया गया है। हाईवे पेट्रोलिंग के वाहनों को भी 112 के साथ हम लोगों ने जोड़ा है, और मुझे बताते हुए आपको खुशी है कि अब हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 61 वाहन हैं जो कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय उच्च पथ हैं उन पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इससे बहुत हमें उन रास्तों पर जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको बेहतर सुरक्षा का माहौल देने में मदद मिली। राज्य सरकार पुलिस को बेसिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रही है। CCTNS के तहत सभी थानों में FIR ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है। NCRB के अनुसार हमारा परफॉर्मेंस विभिन्न मानदंडों पर करीब 84% है। इसको और भी बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। नए आपराधिक कानून के तहत 0 FIR दर्ज करने की और ऑनलाइन FIR दर्ज करने की सुविधा है। ई-साक्ष्य पोर्टल इत्यादि लागू किए गए हैं। राज्य के 1212 पुलिस थानों में CCTV कैमरे का अधिष्ठापन किया गया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्देश है। अन्य जो नए उत्क्रमित थाने हैं उनमें भी CCTV के अधिष्ठापन का कार्य चल रहा है। इस वर्ष 284 OP को थाने में उत्क्रमित किया गया है। राज्य के सभी जिलों में यातायात थानों का सृजन किया जा चुका है। अब ऑटोमेटेड ई-चालान के माध्यम से और हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से ई-चालान काटे जा रहे हैं। तो वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारे कई सारे पुलिस केंद्र थे जो दशकों से भवन रहित थे। उनके लिए जमीन की व्यवस्था की गई, उनके लिए भवन निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, और आज की तिथि में कोई भी हमारा जिला नहीं है जिसका पुलिस केंद्र का निर्माण नहीं हो रहा हो। बगहा, मधुबनी, मधेपुरा, अररिया, गोपालगंज आदि सभी जिलों में काफी तेजी से भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। तो इस माइलस्टोन को हम लोगों ने अचीव किया है, जो काफी लंबे समय से पुलिस केंद्र, जिले पुलिस केंद्र के लिए प्रतीक्षारत थे। वो निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। अररिया 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। मधेपुरा भी काफी तेजी से चल रहा है, काफी तेजी से प्रगति पर है। इसके बाद हमारे राज्य में करीब 528 थाने थे जो किराए पे चल रहे थे, झोपड़ी में चल रहे थे, पंचायत भवन में चल रहे थे, सामुदायिक भवन में चल रहे थे। तो उनके लिए भवन जमीन की व्यवस्था की गई है, भवन की स्वीकृति मिली है, और उन सभी पे करीब 300 के करीब पूर्ण भी हो चुका है, और 200 से 250 के करीब भी भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिशील है।
तो थानों के लिए भवन निर्माण की दिशा में भी उनके लिए जमीन उपलब्ध कराना, भवन का स्वीकृत्यादेश निर्गत करना, इस क्षेत्र में अप्रत्याशित उपलब्धि हासिल हुई है विगत 3-4 वर्षों के दौरान। और आज की तिथि में हार्डली कोई थाना है जिसके लिए अपना भवन नहीं है। हाल के दिनों में हमारे राज्य के अंतर्गत जैसा कि अभी बताया गया कि 44 साइबर थाने सृजित हुए हैं, 28 जिलों में ट्रैफिक थाने द्वितीय चरण में स्वीकृत हुए हैं। इसके लिए भी जमीन की व्यवस्था की जा रही है और शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात इन सभी जिलों में साइबर थाना और ट्रैफिक थाना का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा। जो प्रथम चरण में ट्रैफिक थाने स्वीकृत हुए थे 14 थाने, उनका निर्माण अभी काफी तेजी से चल रहा है, शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावे जैसा कि अभी जानते हैं कि अभी जो बीएनएस जो कानून में संशोधन हुआ है साक्ष्य अधिनियम, तो इसके अंतर्गत जो 7 साल से अधिक सजा वाले कांड है उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का घटना स्थल पे भ्रमण अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसको हम लोग पहले से एंटिसिपेट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पहले से आ गए थे, तो इसकी दिशा में हम लोग 2021 में ही कार्य प्रारंभ कर दिए थे और 2021 में हमारे 9 क्षेत्रों में, पुलिस क्षेत्रों में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्वीकृत हो गया था। उसका भवन निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है सभी क्षेत्रों में। पूर्णिया का उद्घाटन भी हो चुका है क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का बिल्डिंग। अब हम लोग उपकरण क्रय करके और मैन पावर को पदस्थापित करके अगले 1 वर्ष के दौरान ये सभी विधि विज्ञान प्रयोगशाला हमारा कार्यरत हो जाएगा, भवन निर्माण पूर्ण हो जाएगा और अन्य सारे जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको भी पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावे आप जानते हैं कि हमारा राज्य पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिशत में अग्रणी राज्य है और 24,000 से अधिक महिलाएं अभी कार्यरत है हमारे पुलिस बल में। तो उनके लिए जो हमारे पुलिस प्रतिष्ठान है, थाना है, अनुमंडल है, सर्किल है, पुलिस केंद्र है, उन सभी प्रतिष्ठानों में अलग से उनके रहने के लिए और उनके अन्य सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन करना आवश्यक था। अभी लगभग 650 करोड़ की लागत से करीब 600 थानों में 20 क्षमता का, 10 क्षमता का, 5 क्षमता का महिला बैरक का कार्य काफी तेजी से निर्माण हो रहा है और अगले करीब 6-8 महीने में अधिकांश थानों में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो फीमेल स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी अभी आवश्यकता है उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं और जो हमारे भवन बन रहे हैं थाना के उसमें एक पूरा फ्लोर G+3 का बिल्डिंग है, तो एक पूरा फ्लोर महिला बैरक के लिए करनांकित है। 15 से 20 कैपेसिटी में महिला उसमें रह सकते हैं। उसमें किचन है, डाइनिंग है, क्रेच है, मेडिकल रूम है, हर तरह की सुविधा उस फ्लोर पर दी गई है और पूरा फ्लोर ही जो थाना का है वो महिला सिपाहियों के लिए, महिला पदाधिकारियों के लिए करनांकित किया गया है। तो फीमेल स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी सारा काम हुआ है। जिन पुलिस लाइंस में, जो पुराने पुलिस लाइंस है, नए जो पुलिस लाइंस बन रहे हैं इसमें महिलाओं के लिए अलग से 300 कैपेसिटी का बैरक का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो पुराने पुलिस लाइंस थे उसमें नहीं था महिला बैरक। तो उन सभी 24 जिलों में 500 कैपेसिटी का, 300 का, 200 का, 150 का, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसमें उसका भी टेंडर हो गया। वो निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। सभी 38 जिलों में जहां पर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण हो रहा है उसको छोड़ करके 28 जिले बच जाते हैं। तो उन 28 जिलों में जिला चलंत प्रयोगशाला के लिए भी भवन निर्माण का कार्य लगभग पूर्णता पे है। कई जगह पे पूर्ण हो गया है, कई जगह पे अंतिम चरण पे है। तो हर जिले में जो हमारा चलंत विधि विज्ञान प्रयोगशाला है जिसमें साइंटिस्ट पोस्ट कर दिए गए हैं, ऑलरेडी वहां पे कार्यरत है, तो उनके लिए भी भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है। शीघ्र ही वो उस भवन से जो बेसिक इक्विपमेंट है जिला स्तर पे प्रारंभिक जांच के लिए, उसके साथ वो क्रियाशील हो जाएंगे। तो इन सभी दिशाओं में काफी कार्य हुआ है। जो हमारा वाल्मीकि नगर में एक स्वाभिमान बटालियन है, स्वाभिमान बटालियन का सृजन पूर्व में हुआ था। स्वाभिमान बटालियन का कार्य भी लगभग पूर्णता पे है, 2-3 महीने के अंदर में वह पूर्ण हो जाएगा वाल्मीकि नगर में, जो पूर्ण रूप से महिला बटालियन है, स्वाभिमान बटालियन है। तो ये भवन के क्षेत्र में काफी कार्य हुए हैं विगत 3-4 वर्षों में और काफी उच्च प्राथमिकता के साथ सरकार के स्तर से स्वीकृति दी गई है और बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा उसको काफी तेजी से कार्य किया गया है। इस साल हम लोग लगभग पुलिस भवन निर्माण निगम में
अभी तक करीब 800 करोड़ व्यय कर चुके हैं और इस साल लक्ष्य है कि 1000 करोड़ से अधिक का निर्माण पर व्यय इस साल पुलिस भवन निर्माण निगम करेगा। अभियोजन की दिशा में काफी तेजी से काम किया जा रहा है और आप अवगत हैं कि हर महीने काफी बड़ी संख्या में केसेस आते हैं जो कोर्ट्स में ट्रायल के लिए जाते हैं। सही मायने में न्याय तभी मिलेगा जब कोर्ट से समय पर न्याय हो सके। इसके लिए प्रोसिक्यूशन में गति लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष 1,20,903 कांडों में 1,62,000 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। इंडिया क्राइम रिकॉर्ड के द्वारा अभी तक 22 का रिपोर्ट उन्होंने समर्पित किया है। उसके अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में सबसे अधिक सजा कराने में बिहार का स्थान तीसरा है। ICJS के तहत भी हमें जो कुछ भी प्रविष्टि करनी है वो हम कर रहे हैं। बिहार राज्य में बिहार गवाह सुरक्षा योजना 2018 से ही कार्यरत है और इस वर्ष 107 गवाहों को इसके तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। अभियोजन का चूंकि महत्व काफी बढ़ जा रहा है नए कानूनों के बाद, इसलिए इस साल 541 सहायक अभियोजन पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। एक साथ इतने पदाधिकारियों की नियुक्ति अभियोजन सेवा के पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसमें से 211 महिला सहायक अभियोजन पदाधिकारी हैं, जो उनके निर्धारित प्रतिशत से भी ज्यादा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसमें काफी तेजी से काम किया जा रहा है। सभी जिलों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है। पुलिस स्तर पर, पुलिस महानिदेशक के स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे कि जितने समन, वारंट इत्यादि पेंडिंग हैं उनको हम जल्दी निष्पादित करें और केसेस को जल्दी उसका निर्णय देने में कोर्ट को हम अपनी तरफ से पूरा आवश्यक सहयोग प्रदान करें। गवाहों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। FSL इत्यादि का रिपोर्ट जो है वो समय पर उपलब्ध कराएं। इसके अलावा जेल में एक अलग से मुक्ति ब्रांड के नाम से जेल में जो सामग्रियां उत्पादित हो रही हैं उसे स्थापित किया गया है। 8 केंद्रीय कारा और 33 मंडल कारा में जेल रेडियो अधिस्थापित है। एक शिकायत बराबर आती थी कि जेल के अंदर से भी कैदी मोबाइल से बात कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए THCB एक लाया गया है, टावर ऑफ हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम। इसके अधिस्थापन के लिए कार्रवाई की जा रही है। ऑलरेडी टेंडर वगैरह हो चुका है। बंदी जितनी क्षमता में हमारे जेल की क्षमता है, अभी लगभग उतनी ही क्षमता में है या उससे थोड़े कम ही है कहीं कहीं पर कैदी। सभी जगहों पर शौचालय, स्नानागार इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। केंद्रीय काराओं के लिए एम्बुलेंस इत्यादि का भी प्रावधान किया गया है और जेल और कोर्ट के बीच जो VC है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थिति होती है, उसके लिए भी उसको लगातार सही तरीके से कार्यरत करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। सैनिक कल्याण, जो पूर्व सैनिक हैं उनके कल्याण के लिए बिहार सरकार तत्पर है। राज्य में वर्तमान में 13 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय स्थापित हैं। 12 नए सैनिक कल्याण कार्यालय को खोलने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इनकी स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। शहीद सैनिकों के माता पिता को आर्थिक सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई है। बिहार निवासी शौर्य पुरस्कार विजेताओं की राशि में काफी वृद्धि की गई है, जिसके बारे में एक विज्ञापन आया था, आप ऑलरेडी अवगत हैं। परमवीर चक्र में हमने 10 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया है और इसी प्रकार से अशोक चक्र 8 लाख से बढ़ाकर 75 लाख और महावीर चक्र 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख हमने कर दिया है। गृह रक्षा वाहिनी में राज्य में इस वर्ष 23 में 3,273 और 24 में 875 नए गृह रक्षकों का नामांकन किया गया है। इनकी अच्छी ट्रेनिंग के लिए रिटायर्ड जो आर्मी के ट्रेनर्स हैं उनकी सेवा ली जा रही है। 13 ऐसे प्रशिक्षक हमारे साथ कार्यरत हैं। इस वर्ष 11,000 से अधिक गृह रक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। गृह रक्षा वाहिनी के 5 जिला इकाइयों में कार्यालय भवन की स्वीकृति दी गई है। बिहटा में एक आदर्श प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों सहित अन्य मामलों में
मृत गृह रक्षकों के परिवारों को 15-15 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। जनवरी 24 से अभी तक कर्तव्य के दौरान मृत 228 गृह रक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नव नामांकित किया गया है और 195 गृह रक्षकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की दर से भुगतान किया गया है। यही नहीं, सेवानिवृत्त गृह रक्षकों को भी 1.5 लाख रुपए की दर से भुगतान किया जाता है। इस वर्ष अब तक 2,995 सेवानिवृत्त गृह रक्षकों के परिवारों को 44 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। अग्निशमन सेवाओं में बिहार ने काफी प्रगति की है। अभी 4,991 पदाधिकारी कार्यरत हैं। कुल 798 अग्निशमन वाहन उपलब्ध हैं, जिसमें 255 वाटर टेंडर, 15 वाटर बाउजर इत्यादि हैं। बिहार अग्निशम सेवा द्वारा फायरमैन के कुल 2300 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की गई है। अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी बिहटा में नए आवश्यक अग्निशमन उपकरण के लिए स्वीकृति दी गई है। इस वर्ष 4000 से अधिक अग्निशमन कर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों जैसे एनएफएससी नागपुर, बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी बिहटा, आईडीटीआर औरंगाबाद और एफएसटीआई नीसा हैदराबाद, जो सीआईएसएफ का एकेडमी है, वहां पर प्रशिक्षण दिया गया है। लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। 3,15,000 मॉक ड्रिल किए गए हैं अग्नि सुरक्षा के बारे में। 32,000 स्थानों पर एलईडी वैन से प्रचार किया गया है। 17,000 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक, 47,600 बैनर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। जीविका दीदियों के साथ 45,000 से ज्यादा बैठकें की गई हैं और 68 लाख से ज्यादा पैम्फलेट का वितरण किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से इसको विस्तारित किया जा रहा है। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इस वर्ष नवंबर तक 18,211 सरकारी और निजी भवनों का फायर ऑडिट किया गया। ये बहुत बड़ी चीज है। और अग्निशमन सेवा के लिए अलग से बैजेज इत्यादि निर्धारित नहीं थे, उसका निर्धारण इस वर्ष किया गया। तो इतनी सारी बातें मुझे आपको बतानी थी। आपके जो भी प्रश्न हैं उसको मैं और मेरे साथ पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, सचिव गृह विभाग, कारा महानिरीक्षक सर, मेरा प्रश्न जो है उपस्थित हैं। आप प्रश्न करें, हम लोग उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सर, मेरा प्रश्न है, आपने जो हाईवे पेट्रोलिंग की बात कही, तो उसमें अभी सिर्फ एक इसी गाड़ी जो है फिलहाल चल रही है और पता चला है कि ड्राइवर ही नहीं है, उसमें ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं आप लोगों को। और सर, दूसरी बात यह है कि जो हाईवे की हालत है, जाम की इतनी ज्यादा समस्या रहती है कि तो मुजफ्फरपुर से यहाँ आने में लोगों को 9 घंटे लग रहे हैं, तो इस पर कुछ बताएंगे। दूसरा सर, मेरा प्रश्न है कि लोअर कोर्ट में सर जजेस की संख्या की सीट काफी खाली है, तो उनको भरने की कुछ हो रही है सर बाहर? पहला प्रश्न जो आपका है, ड्राइवर की उपलब्धता सुनिश्चित करके अभी हाईवे पेट्रोलिंग व्हीकल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है और सभी वाहनों को चालू कर दिया गया है। रही बात जहां पर जाम और इत्यादि की बात है, इस बात को राज्य सरकार ने समझा है कि ये जाम सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की कमी के कारण नहीं, ये इस बात को भी दर्शाता है कि राज्य में प्रगति इतनी तेजी से हुई है कि हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके हिसाब से उतना विकसित नहीं हो सका है। लेकिन उसमें कई सारे काम करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए अभी कल भी विकास आयुक्त के स्तर पर बैठक हुई थी कि कैसे जाम की समस्या दूर की जाए, कैसे हाईवे पर जो ट्रैवल है उसको और ज्यादा सेफ और सुरक्षित किया जाए। तो इस दिशा में लगातार कार्य चल रहा है। जहां तक आपने न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी की बात की है, तो यह विषय विधि विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है। इस पर मैं अभी कोई उत्तर नहीं दे पाऊंगा। सर, एक सवाल है, एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार जो भूमि विवाद की बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये लगातार प्रयास रहा कि भूमि विवाद को कम किया जाए, लेकिन आज भी लगातार भूमि विवाद में हत्याएं हो रही है। बिहार में जो दर्शाया गया 2021 में कुल हत्या और जो ये परसेंटेज दिखा गया है 60% से घटकर 46.69 है।
लेकिन सबसे बड़ा जो बिहार का ज्वलंत मुद्दा है, भूमि विवाद में हत्याएं अभी भी नहीं रुक रही है, लगातार हत्याएं हो रही है। ठीक है, और कोई प्रश्न आप कुछ पूछे? हाँ, एक मिनट, आपसे पहले इधर इन्होंने शुरू कर दिया था, इनके बाद आप पूछिए। कुछ सवाल है जी। कि आपके पूरे बिहार में जितने भी पोस्टमार्टम हाउस हैं, उसमें बिस्तरा जो आपने रखा हुआ है जमा करके, उसकी संख्या लगभग 60,000 के आसपास है। आप पटना की बात करें तो पटना में भी 2,000 के आसपास। आखिर क्या वजह है कि जिन हत्याओं को लेकर के या जिन आपराधिक घटनाओं को लेकर के इन बिस्तराओं को सुरक्षित रखा गया था, उसका निष्पादन नहीं हो रहा है, उन मामलों की जांच नहीं हो पा रही है, उसका ये निष्पादन नहीं हो रहा है। ये पहला सवाल था मेरा। दूसरा सवाल है कि पुलिस पर लगातार आए दिन अब हमले हो रहे हैं, तो पुलिस के बचाव के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इस पर भी आपसे कुछ कमेंट चाहिए। डीजी साहब, कि आपको हवाई अड्डा थाना से पहले जो गायब हुई, पहले हमें रिस्पॉन्ड करने दीजिए इनके सवाल का। देंगे तब देंगे, एक साथ देंगे। हाँ, आपका सवाल है विजरा के संबंध में। तो हमें स्मरण है कि 2013, 14, 15 में भी विजरा काफी संख्या में पोस्टमार्टम हाउसेस में, हॉस्पिटल्स में थे। तो एक अभियान चला करके हम लोगों ने अभियान चलाया था और पेंडेंसी को ऑलमोस्ट 0 पे ले आए थे 16-17 में। तो ये जो फिगर्स है हम अभी ज्वाइन किए हैं, तो फिर से उस फिगर को लेकर के और हर जिले में पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण किया गया था। 58 लाख सैंक्शन हुआ था और निर्माण काफी जगह हो गया था। अभी मैं स्टॉक टेकिंग नहीं कर पाया हूं। तो और उसमें 100 को भी सुरक्षित रखना था 72 आवर्स के लिए, जो भी लावारिस 100 होते थे। और जो डेड बॉडी रहता था उसे यदि डीएनए के लिए भी एग्जिबिट संकलन करना है तो वो करना है। विसरा सुरक्षित है। तो काफी एम्बिशियस प्रोग्राम हम लोगों ने 2014 में, जितने हमारे सदर हॉस्पिटल्स हैं और जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, उसमें पोस्टमार्टम हाउस, एसी पोस्टमार्टम हाउस बनाने का किया गया था और निर्माण चल भी रहा था, जहां तक मुझे 17-18 का स्मरण हो रहा है। तो विसरा जो पेंडिंग वहां पे है, जो चोक हो गया है और जो हमारे एफएसएल में नहीं आ पा रहे हैं, उसको जिलावार हम नंबर्स लेकर के और एक अभियान चला करके, साइंटिस्ट की कमी हमें नहीं है। मैं कल पटना एफएसएल का रिव्यू कर रहा था, तो वहां पे पता चला कि टॉक्सिकोलॉजी में जांच होता है, वहां पर विसरा पेंडेंसी ऑलमोस्ट नगण्य है जांच में। तो हमारे एफएसएल भी अभी साइंटिस्ट के ख्याल से, इंफ्रास्ट्रक्चर के ख्याल से सक्षम है। उसका हम लोग सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से संपर्क करके विसरा को ला करके और वार फुटिंग पे हम लोग इसको जांच कराएंगे। पुलिस सुरक्षा को लेकर के भी एक सवाल था। पुलिस सुरक्षा में अभी हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बताया गया है कि जितने सारे इस तरह के कांड हैं, उसमें नंबर ऑफ एक्यूज जितने हैं उसका लिस्ट बना करके और वार फुटिंग पे आप उसकी गिरफ्तारी करिए। अभी एक कांड कल हुआ है गोपालगंज में। गोपालगंज में पुलिस थानाध्यक्ष भी थोड़ा घायल हुए थे। उसमें आपको कहने में हमें हर्ष हो रहा है कि 24 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो अब जैसे ही ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित होती, एक तो है कि पुलिस को काफी मजबूत दल बल के साथ वहां पे जाना है और जो भी घटना हो रही है उसको पुलिस हेडक्वार्टर के स्तर से, मेरे स्तर से, एडीजी हेडक्वार्टर साहब के स्तर से, लॉ एंड ऑर्डर के स्तर से, डीजी कंट्रोल के स्तर से मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जाती है अरेस्ट की। और इसका मैं खुद मॉनिटर कर रहा था और मुझे आज ही सुबह में पता चला है कि 24 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो ये पुलिस पर हमले की घटना को हम लोग काफी संवेदना के साथ लेंगे, काफी प्रभावकारी ढंग से उसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। और हमने एसपी गोपालगंज को बोला है कि इसको 15 दिन के अंदर में चार्जशीट काट करके स्पीडी ट्रायल में डालिए इस केस को। तो पुलिस पर हमले को काफी गंभीरता से ली जाएगी आने वाले दिनों में। और बच्चियां जो हैं आपको पटना जिला से गायब हो रही है। हवाई अड्डा थाना का केस नंबर 172 बच्ची गायब हो गई 3 महीना में। अभी तक आईओ को टिकट नहीं मिल पाया उसको जांच जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए। जब फोन करिए तो फोन नहीं उठाती, कहती कि टिकट नहीं मिल रहा है ट्रेन से। रूपसपुर थाना से एक बच्ची गायब हो गई, 3 महीना हो गया, कोई पता नहीं है। पत्रकार नगर थाना से एसपी के यहाँ से वारंट जाता है, वारंट गायब हो जाता है। आईओ थाना प्रभारी पर कंप्लेन आपके यहाँ दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। थाना प्रभारी को प्रमोशन देकर के डीएसपी बना दिया जाता है। नहीं, आपका कहना सही हो सकता है। जो स्पेसिफिक मामले आपने बताए हैं, तो स्पेसिफिक मामलों को भी हम देखेंगे। जो आपने बताया यदि हमें आप दे देंगे तो उसको हम अभी यहां से जाकर के देखेंगे। और ओवरऑल
ओवरऑल जो ये मिसिंग चिल्ड्रेन का एक राष्ट्रीय पोर्टल भी है, उस पोर्टल का नाम अभी बदला गया। पहले मिसिंग चाइल्ड पोर्टल था, उसको अभी कुछ नाम बदला गया। आई एम नॉट रिकॉलिंग द एग्जैक्ट नेम, अभी जस्ट प्रवृत्त हुआ है। तो उस पोर्टल के माध्यम से जहां कहीं ये बच्चे लोकेट होते हैं तो उसको मैच करा करके डिटेल से और उसको फिर से लाया जाता है स्टेट के अंदर, और ये कार्रवाई अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत वीकर सेक्शन विंग है वो किया जाता है। वीकर सेक्शन विंग का मैंने कल ही समीक्षा किया है और उसमें उनको कहा है कि इस तरह मिसिंग चिल्ड्रेन के जितने मामले हैं उसको पोर्टल पे अपलोड कराया जाए जो लंबित मामले हैं, और इस तरह के कांडों में नियम है कि 3 महीने तक यदि बच्चा बरामद नहीं होता है तो जो हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का स्पेशल यूनिट है उसमें इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी उसका अनुसंधान करेंगे। तो इसमें मैं स्वयं सीआईडी में रहने के दौरान इस चीज को बड़ा क्लोजली देखा था। इसमें काफी तेजी से हम लोग समीक्षा करके जो भी लंबित कार्रवाइयां होंगी उसको पूर्ण कराएंगे। और पुनः जी जरा इसको दिखवाइए कि ये 3 महीने से टिकट का कौन सा मामला है, जरा रिव्यू करके और उसको मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि आपके जो भी पुलिस के पदाधिकारी हैं थाना स्तर से लेकर के जिले तक, आपने जो सरकारी मोबाइल दिया है उसको वो उठाते नहीं है। कभी कभार बहुत जरूरी किसी ने उठा भी लिया तो रिस्पांस ठीक नहीं होता, ये पब्लिक। दूसरा ये कि आपके लाख प्रयास के बावजूद बाइक चोरी और चेन स्नैचिंग ये रुक नहीं रहा पूरे स्टेट में, इस पर क्या कहें? देखिए, बाइक चोरी एक गंभीर समस्या है और बाइक चोरी के कांडों को उसमें जो स्पेसिफिक इक्के दुक्के जो कांड होते हैं उसको एक सामूहिक रूप से उसको देखने की जरूरत है, उसके सामूहिक पर्यवेक्षण की जरूरत है। और हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि हर जिले में एक वाहन चोरी कोषांग, उसमें 2-3 पदाधिकारी रहेंगे जो अहर्निश 24/7 उन वाहनों को लोकेट करने, उनका इंजन नंबर, चेसिस नंबर लेकर के जो हमारे एप्स है, वाहन एंड सारथी एप्स है, उससे मैचिंग कराएंगे। कहीं यदि बरामद हुआ है, मान ली कि प्रोहिबिशन के कांडों में वाहन बरामद हो रहा है, कहीं न कहीं से चोरी का वाहन है, तो वो दोनों को मैच करा करके और उस पर कार्रवाई करने के लिए तो ये एसओपी निर्गत हुआ है। और हर जिले में हम लोग एक व्हीकल थेफ्ट सेल गठन करने जा रहे हैं जिसकी यह कार्रवाई होगी, 24/7 इस पे कार्य करेगा और इसमें हमें अपेक्षा है कि इसमें सुधार आएगा आने वाले दिनों में। सर, साइबर अपराध में कितना प्रतिशत बढ़ा है और इसके निष्पादन का क्या प्रतिशत है? देखिए, साइबर अपराध में अभी हमारे जो साइबर थाने हैं, अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। साइबर थाने पहले CCSMU कार्यरत थे, जो थाना का उसका दर्जा नहीं था। अभी जैसा कि बताया गया कि 5700 के करीब कांड हम लोगों ने दर्ज किया है। पहले था कि साइबर अपराध के कांड जो कंप्लेंट्स ले लिए जाते थे और पोर्टल पे डाल करके और उसके बाद जो सामान्य थाने हैं उनमें कांड दर्ज होते थे। तो सामान्य थाना के जो पुलिस पदाधिकारी थे उतने दक्ष नहीं थे उन कांडों के अनुसंधान करने में। तो अभी इसमें काफी धार आया है कि जब साइबर थाने हमारे खुल गए हैं तो 5700 के करीब मामले साइबर थानों में दर्ज हुए हैं, जिसके थाना प्रभारी डीएसपी स्तर के पदाधिकारी हैं। और आपने सुना कि बिहार राज्य अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी राज्यों में है साइबर के क्षेत्र में कार्य करने में, और हम लोगों ने काफी अत्यधिक परसेंटेज में होल्ड कर पाए हैं। जो राशि साइबर फ्रॉड के द्वारा ले गया हो बैंकिंग सिस्टम से होल्ड कराने और उनको देने में सफल हुए हैं। तो साइबर कांडों में अन्य राज्यों की अपेक्षा हम पिछड़े हुए नहीं है बल्कि अग्रणी है, और आने वाले दिनों में इसमें और भी ज्यादा हम सक्षम होंगे। सर, कई मामले हैं सर, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में चला जाता है और हमारा प्रशासन उसको खोज करने में 6 महीने से भी अधिक समय लगा देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बैंकिंग सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन है नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल का, और वो इमीडिएट हो जाता है। जो भी बैंकिंग सिस्टम, सभी बैंक उसमें जुड़े हुए हैं और इसमें 6 महीना नहीं लगता। 6 महीना लगता है कि उसमें जब कोर्ट से ऑर्डर लेकर के अब पैसे उसके विक्टिम के खाते में जाना है, वो थोड़ा टाइम लगता है। उसमें अभी जो एसओपी है वो इवॉल्विंग स्टेज पे है, हर स्टेज में अलग अलग है। तमिलनाडु थोड़ा इसमें आगे है, वहां कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उस जजमेंट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे, बिकॉज इसमें पोर्टल के माध्यम से होल्ड तो हो जाता है, लेकिन न्यायालय से आदेश, न्यायालय कहीं कहीं आता है कि इसमें एफआईआर दर्ज होना चाहिए। बहुत सारे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं है बल्कि वो साइबर रिपोर्टिंग हुआ और रिपोर्टिंग होने के बाद
उसमें एफआईआर नहीं दर्ज है। तो ऐसे मामलों में थोड़ा विलंब हो रहा है, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका प्रॉपर एफआईआर दर्ज हो जाए, सो दैट पैसा उनके अकाउंट में वापस जाने में विलंब ना हो। सर, जिन आंकड़ों का हवाला देकर सरकार ये दावा करती है कि अपराध में कमी आई है पिछले कुछ सालों के मुकाबले में, विपक्ष भी कुछ आंकड़े लेकर आता है और कहता है कि अपराध में तो बढ़ोतरी हुई है। अब आम जनता ऐसे में कंफ्यूज होती है कि दावा किसका सच है, हकीकत क्या है, क्योंकि वो भी किसी आंकड़े की बात कहते हैं, आप भी एनसीआरबी और तमाम दूसरे आंकड़े की बात कहते हैं। नहीं, आंकड़े तो कोई एकदम सही आंकड़े हैं, एनसीआरबी सही आंकड़े प्रकाशित करते हैं और अपराध में कमी हुई है। जैसा कि अब डकैती के कांडों में देखेंगे, 2005 में जब 7 करोड़ 8 करोड़ पॉपुलेशन था, उस समय 3000 से ज्यादा डकैतियां होती थी। अभी 200 डकैती के कांड हो रहे हैं, जबकि 14 करोड़ से ज्यादा ही हमारा पॉपुलेशन है। तो पर लाख पॉपुलेशन पे भी यदि अपराध का आंकड़ा, जो एनसीआरबी पर लाख पॉपुलेशन पे आंकती है, क्योंकि हमारे देश में सिक्किम जैसे राज्य हैं जहां का 6 लाख पॉपुलेशन है, और यूपी जैसे राज्य हैं, बिहार जैसे राज्य हैं जहां करोड़ों का पॉपुलेशन है। तो हम स्टेट के आंकड़े को, एब्सोल्यूट आंकड़े को कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक मापदंड एनसीआरबी का है कि पर लाख पॉपुलेशन पे कितने क्राइम प्रतिवेदित हो रहे हैं, उसके अनुसार कंपेयर किया जाता है अपराध को। तो उस मामले में पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारे, चाहे आप डकैती में देख लें या किसी भी हेड में देख लें, तो अपराध में लगातार उत्तरोत्तर कमी आई है, जो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। झूठ बोल रहा है ना? नहीं, झूठ की बात नहीं करें। अपराध हम नहीं करें कि अपराध जीरो पे है, अपराध नहीं हुआ है, लेकिन पर लाख पॉपुलेशन के अनुसार अपराध में लगातार गिरावट हुई है, ये हमारे आंकड़े संकेत करते हैं। सर, एक सवाल है सर, अपराध स्पीडी ट्रायल और गवाह हॉस्टाइल न करे, इसके लिए बिहार पुलिस के पास क्या कार्य योजना है? 2025 में कुछ खास दिखेगा या जिस रफ्तार से स्पीडी ट्रायल चल रहा है वही चलेगा? नहीं, स्पीडी ट्रायल के लिए हमने समीक्षा किया है। स्पीडी ट्रायल के लिए कई सारे कार्यों की रूपरेखा हमने तैयार की है। सबसे पहला है कि हम लोग 2-3 बार, 2017 में हुआ था, 2006 में हुआ था, 2011 में आई थिंक हुआ था, 3 बार हम लोग स्पीडी ट्रायल के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अभियोजन, पुलिस, जुडिशियरी, सबके साथ मिल बैठ करके, और हम लोगों ने जितने इम्पेडिमेंट्स हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए 2 डेज का वर्कशॉप और कभी कभी 1 डे का वर्कशॉप किया था। तो एक तो हम लोग वो करने जा रहे हैं, सो दैट कोऑर्डिनेशन बेटर हो स्पीडी ट्रायल के क्षेत्र में। चूंकि ये एक स्टेक होल्डर नहीं है, पुलिस चार्जशीट कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद फिर अभियोजन और जुडिशियरी के पास मामला चला जाता है। तो निर्बाध रूप से हर स्कंद अपने अपने से अपेक्षित कार्य को त्वरित रूप से करे, इसके लिए कोऑर्डिनेशन आवश्यक। तो एक हम लोग इस तरह का आयोजन करने जा रहे हैं। दूसरा, गवाह के संबंध में अभी बताया गया आपको कि गवाह सुरक्षा योजना के तहत 100 से अधिक गवाहों को हम लोग सुरक्षा दिए हैं। उसके अलावे जो न्यायालय में बयान देने के बाद जो गवाह होस्टाइल हो जाते हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए बीएनएस में प्रावधान लाया गया है। उस प्रावधान को भी काफी कारगर ढंग से प्रवृत्त किया जाएगा। तो एक तो गवाह को सुरक्षा देना है, दूसरा उनको जो होस्टाइल हो जा रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करनी है। जो पुलिस के गवाह होस्टाइल हो जा रहे हैं, जो सरकारी गवाह है, जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं, जो पहले कुछ बोले हैं और न्यायालय में जाकर के होस्टाइल हो गए हैं, उन पे भी डिसमिसल तक की कार्रवाई का हम लोग प्रस्ताव रखे हैं। और उस तरह का एक सिस्टम बना हुआ है। इक्विटल रिव्यू कमेटियां बनी हुई है। जिला स्तर पर 2 कमेटियां हैं, पीपी की अध्यक्षता में और डीपीओ की अध्यक्षता में। स्टेट लेवल पर भी सीआईडी के डीआईजी की अध्यक्षता में एक इक्विटल रिव्यू कमेटी बनी हुई है। गृह विभाग से आदेश निर्गत है, उसको भी काफी क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, सो दैट इक्विटल के मामलों में यदि गवाह होस्टाइल हो गए, सरकारी गवाह है, तो उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो इन सभी, उसके बाद हमारे यहाँ हर जिले में एक स्पीडी ट्रायल सेल है जो इंस्पेक्टर की अध्यक्षता में कार्य कर रहा था। उसमें अभी कल ही हम लोगों ने आदेश निर्गत किया है कि एक डेडिकेटेड इंस्पेक्टर विद अ व्हीकल, ताकि ये गाड़ी रहेगा तो कोई गवाह जो अक्षम है, बुजुर्ग है, उसको हम लोग व्हीकल भेज करके, सुरक्षा का एक बॉडीगार्ड भेज करके उनको गवाही के लिए बुलाएंगे, तो वो काफी स्वतः स्फूर्त ढंग से गवाही देने के लिए आएंगे। तो स्पीडी ट्रायल सेल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसको हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, मानव संसाधन और वाहन से सुसज्जित कर रहे हैं, अन्य उपकरण दे रहे हैं। और जो हमारा स्पीडी ट्रायल का जो सेल है यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर में है, उसको भी काफी सुसज्जित किया जा रहा है। उसमें एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी रैंक के पदाधिकारियों को पोस्ट किया जा रहा है, जो लगातार अहर्निश मॉनिटर करेंगे, एक एक गवाह को चिन्हित करके उनको उपस्थापित कराएंगे। स्पीडी ट्रायल को काफी
प्राथमिकता के साथ हम लोग उसको लेंगे। इसमें कुछ देखने को मिले। और आज 2005 से आप आज 2024 हम लोग लास्ट कर रहे हैं, लगातार कमी आती जा रही है पीट में। आखिर इसका कारण क्या है? जबकि आप काफी अमेंडमेंट किए हैं, मैं बता देता हूँ, नहीं बढ़ाया गया, फिर कमी क्यों? मैं बता देता हूँ। देखिए, सभी जिलों के साथ, सभी एसपी के साथ, सभी जितने अभियोजन सेवा के पदाधिकारी हैं उनके साथ, एक्साइज सुपरिंटेंडेंट्स के साथ लगातार बैठक की जा रही है। हर महीने बैठक की जा रही है। पहले हम लोगों ने 2 बार सभी जिलों के साथ एक साथ बैठक की। उसके बाद जिलों को 4 भाग में बांटकर हम हर सप्ताह 10 जिलों का, लगभग 10 जिलों की समीक्षा करते हैं। और उसका ये नतीजा हुआ है कि जुलाई में करीब 17,61,000 केसेस पेंडिंग थे, जो आज घट करके 17,57,000 हुए। हर महीने नए केसेस आ भी रहे हैं। तो हर जिले में अभी प्रयास है कि जितने उनके नए केसेस आ रहे हैं उसका 2 गुना करीब करीब वो डिस्पोजल कराएं। इसमें काफी बड़ी संख्या में, जो मैं बता रहा था, करीब 509 पदाधिकारी बिपार्ड में ट्रेनिंग ले रहे थे। अभी 14 दिसंबर को उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई है और वो जिलों में गए हैं। तो लगभग 10 से 11 पदाधिकारी जिलों को एक्स्ट्रा मिले। इसलिए अब मैं समझता हूं कि इसमें और भी तेजी आएगी और हमारा प्रयास है कि जो कुल लंबित मामले, जहां 17 लाख कोई कम मामले नहीं, तो इनको हम घटाएं। वो लगातार प्रयास हो रहा है। दूसरा, जो डीजीपी साहब ने भी कहा, हर जिला आइडेंटिफाई कर रहा है 10-12 ऐसे केसेस जिसको कि उनको प्रायोरिटी पर कंडक्ट कराना है। ये एक्साइज के पार्ट पर भी हो रहा है और ये पुलिस के पार्ट पे भी हो रहा है। और उनको भी हर महीने जब उनकी समीक्षा हो रही है तो उसमें समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा जैसा डीजीपी साहब ने बताया कि सीआईडी स्तर पर इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है और अब तो डीजीपी साहब खुद भी इसको वेरी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो इसमें बहुत आपको इस साल में प्रगति दिखेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास। सर, एक सवाल है कि 12 पेज का आपने रिलीज जारी किया है, बातें बताइए, लेकिन लोक सेवक जो है भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उन पर क्या कार्रवाई हुई है, कितने लोगों पर कार्रवाई है, ये नग्न है, ये अभी आपने सामने नहीं रखा। ये निगरानी से संबंधित है। निगरानी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर उत्तर दे दिया गया था। सवाल है कि जो लोक सेवक भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होते हैं या उन पर मामले आते हैं, वो अदालत से जाकर के निष्पादित नहीं होता, बल्कि सरकार अपने स्तर पर ही निष्पादित कर रही है। पूर्व डीजीपी पे भी आरोप थे, सिपाही भर्ती घोटाला मामले में उनके भी आरोप थे, उन्हें भी अपराध मुक्त करार दे दिया गया। माने क्या सरकार ने कैसा रखा है ऐसे बातों को लेकर के कि आरोप भी लगते हैं और अपराध मुक्त भी कर दिए जाते हैं बिना कोर्ट के में गए हुए केसेस के। राज्य में लंबित वारंटों की संख्या कितनी है? बार हो रहा है कि भाई थाने में जाके केस लंबित है, वारंट लंबित है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी किसी भी जिले में 1 महीने से ज्यादा पुराना वारंट लगभग नहीं के बराबर है। कुछ ही मामले जहां पर लोग भागे हुए हैं और नहीं मिल रहे हैं, उनको छोड़ करके बाकी किसी भी जिले में वैसे वारंट नहीं है। डीजीपी का निर्देश है कि हर एक जिले में कोई भी ऐसा चीज इशू होता है, वारंट है, समन है, इस्तेहार है, कुर्की है, तो उसको निश्चित रूप से उनको 20 दिन के अंदर अंदर उसका तामीला करना है। और लगभग जिले अब इस मापदंड के करीब करीब आ गए। सर, ये भ्रष्टाचार वाला सवाल बताया जाए सर। अच्छा, वारंट आपने कहा था, कुल वारंट जो है, जैसे इस महीने का मैं देख पा रहा हूं अक्टूबर का, तो 82,000 वारंट जमानतीय थे, जिसमें से 21,000 का तामीला हुआ है और अभी भी 81,000 बचे हैं, चूंकि नए भी निर्गत हुए हैं। तो ये लगातार प्रोसेस चल रहा है। गैर जमानतीय वारंट 69,000 पूर्व से लंबित थे, 22,000 नए निर्गत हुए और 21,500 का तामीला किया गया। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये लगातार की कार्रवाई है और एकदम तेजी से इस पर काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा इधर 3-4 दिनों में कि हर जिला काफी प्रभावी ढंग से कुर्की का निष्पादन कर रहा है, वारंट का निष्पादन कर रहा है। तो ये अभी अवेयरनेस, इसको मॉनिटरिंग की जा रही है कुर्की और वारंट का, और हम लोग इसको काफी कम करने का प्रयास करेंगे। लगातार चलेगा अभियान। सर, ट्रैफिक पोस्ट पर आए दिन महिला पुलिस कर्मियों को टॉयलेट की समस्या आती थी, उसको लेकर क्या अपडेट है?
उसमें ये हम लोगों ने ऑलरेडी कहा जाए सवाल दिया जाए सर जवाब। उस पर मैंने आपसे ये बताया था कि वो निगरानी विभाग का जिस समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें हमने काफी विस्तार से इसके बारे में बताया था, इसीलिए उस विषय पर मैं अभी आज यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। घोटाला मामले में पूर्व डीजीपी पे आरोप थे, आरोप मुक्त कर दिए गए। सर विवेक कुमार आपके जो आईपीएस रहे हैं उन पे भी छापेमारी होती है आय से अधिक संपत्ति मामले में, फिर वो भी दोष मुक्त हो जाते हैं, तो मतलब ऐसा कैसे हो रहा है सर? ये क्या वजह है? चाहे छापेमारी गलत हुई है या फिर बाद की कार्रवाई गलत है? देखिए, हर एक मामला जो है अपने आप में स्पेसिफिक मामला है और उस मामले से संबंधित जो पहलू जांच के क्रम में मामले हैं सर, ऐसे कई मामले, हम लोग सिर्फ एक दो एग्जाम्पल पुट अप कर रहे हैं आपके सामने। मैं भी काउंटर एग्जाम्पल्स कई सारे बता सकता हूँ, लेकिन बात यहाँ पर उस चीज की नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हर मामला स्पेसिफिक मामला है और उस मामले में उससे संबंधित बिंदुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है, इसलिए कोई जनरल बात यहाँ पे नहीं कही जा सकती इसके बारे में। सर, मैंने एक सवाल किया था कि जमीनी विवाद में जो हत्या है कम से कम वो पुलिस की पूरी कोशिश रहती है कि रुके, और ये मेरा एक बहुत स्पेसिफिक सवाल है, बिहार से जुड़ा है, तो इसको हालांकि बहुत सारे नियमावली आए हैं, लेकिन इसको और ज्यादा से ज्यादा रोका जाए ताकि बिहार और बेहतर हो और इन सारी चीजों में कमी आए। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। इसको हमें मिलकर प्रयास करना होगा और इसमें समाज को भी आगे आना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्य सचिव के स्तर पर हर 2 माह पर समीक्षा की जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और गृह विभाग के स्तर से लगातार समीक्षा की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर थाने में शनिवारीय बैठक निश्चित रूप से हो और उसका फॉलोअप हो। मुझे उम्मीद है कि इसमें काफी प्रगति आएगी और साथ ही साथ राजस्व संबंधी रिकॉर्ड्स को भी सुधार की दिशा में जो काम चल रहा है, तो दोनों बातों को मिलाकर मुझे लगता है कि इस दिशा में काफी अच्छी प्रगति रहेगी।